हेलो एंड वेलकम टू केजी क्लब एजुकेशन। आज हम लोग BHIC 101 जो कि एंशिएंट इंडिया की एक बुक है इसे देख रहे हैं। और इसमें हम लोगों ने यूनिट 4 के पार्ट 1 को देख लिया है। आज हम लोग पार्ट 2 को देखने वाले हैं जिसमें नियोलिथिक कल्चर इंडिया में कैसा था वो हम लोग आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इंडिया में नियोलिथिक कल्चर को किसने ढूंढा? तो 1842 में ली मिजोरी ने ढूंढा। फिर समय बीता और 1867 में ब्रह्मपुत्रा वाला रीजन जो है अपर असम का रीजन, वहाँ पे जॉन लियोबॉक ने इस नियोलिथिक कल्चर मतलब नवपाषाण संस्कृति को ढूंढा। और फिर धीरे धीरे इंडिया के अलग अलग जगहों पे नियोलिथिक कल्चर देखने को मिला। हिस्टोरियन ने सबको एक्सकैवेट किया और कहाँ क्या मिला वो सब हम लोग आगे देखेंगे। लेकिन जो कॉमन चीज़ था जो नियोलिथिक कल्चर इंडिया में देखने को मिलता है वो फार्मिंग था, खेती होती थी, पास्टरलिज्म होता था, सेडेंट्री भी लाइफ थी, लोग एक जगह बस के रहते थे। और सेमी सेडेंट्री लाइफ भी देखने को मिला कि खेती भी कर रहे हैं और मेजोलिथिक कल्चर या पैलेलिथिक कल्चर की तरह एक जगह से दूसरे जगह जा कर के भी भोजन इकट्ठा कर रहे हैं। तो दोनों चीज़ देखने को मिलता है इंडिया के नियोलिथिक कल्चर में। अब इंडिया नियोलिथिक साइट्स इंडिया में कहाँ कहाँ है वो देख लें अगर, तो यहाँ आप देखेंगे अगर एक मैप मैं बना देता हूँ यहाँ, उससे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में देखने को मिला। नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में हमें अफगानिस्तान और पाकिस्तान में देखने को मिलता है, जो अब अफगानिस्तान पाकिस्तान में चला गया। फिर नॉर्दर्न रीजन आ गए तो वहाँ कश्मीर में देखने को मिला। फिर जब विंध्या पहाड़ी की ओर आए और गंगा घाटी की तरफ आए तो हमें प्रयागराज में नियोलिथिक कल्चर देखने को मिला। और फिर अगर हम गंगा के बीच वाले हिस्सा में आए, पूर्वी एरिया में, मिड ईस्टर्न गंगा जिसको कहेंगे, वहाँ पे हमें बिहार के उत्तरी भाग में देखने को मिलता है ये नियोलिथिक कल्चर। अगर हम लोग सेंट्रल ईस्ट वाले रीजन में आए इंडिया के, जहाँ हमें उड़ीसा मिलता है, छोटा नागपुर प्लेट्यू मिलता है, बंगाल का कुछ हिस्सा मिलता है, वहाँ भी नियोलिथिक कल्चर दिखा। और अगर उत्तर पूर्व भाग में गए नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में तो वहाँ असम दिखता है हमें, और असम के रीजन में हमें नियोलिथिक कल्चर देखने को मिलता है ब्रह्मपुत्रा वैली में। और अगर हम दक्षिणी भारत में आए साउदर्न रीजन में तो वहाँ हमें पेनिनसुला इंडिया में देखने को मिलता है, आंध्रा कर्नाटका ये सब एरिया में हमें देखने को मिलता है क्या, ये नियोलिथिक साइट्स। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि नियोलिथिक कल्चर नॉर्थ वेस्ट रीजन में कैसा था। नॉर्थ वेस्ट रीजन मतलब अगर हम बात करें इंडिया के ये वाले हिस्से की, ठीक है, तो ये जो हिस्सा है ये हिस्सा कहलाता है नॉर्थ वेस्ट रीजन। ठीक, इस एरिया में नियोलिथिक कल्चर कहाँ कहाँ था वो हम सब देख लेते हैं। तो कहाँ कहाँ दिखता है हमें? अब तो ये एरिया पाकिस्तान और अफगानिस्तान में चला गया। यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ देखने को मिला वो ये कि यहाँ गेहूं की खेती होती थी। अभी भी हम देख रहे हैं कि इंडिया में जो पार्ट आ जाता है पंजाब वाला, वहाँ गेहूं की खेती होती है। तो जो नियोलिथिक कल्चर वाला पार्ट पाकिस्तान चला गया वहाँ पे व्हीट कल्टीवेशन देखने को मिला, बार्ली देखने को मिला, बार्ली की खेती हम लोगों को देखने को मिलता है। और पशुओं को, पशुपालन जो एनिमल डोमेस्टिकेशन, वो भी देखने को मिलता है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या मिला हमें वहाँ कि वीट का एक नहीं बल्कि 2-3 स्पीसीज अलग अलग देखने को मिले। जैसे ब्रेड वीट, ये कॉमन वीट जो खाया जाता है, और स्पेल्ट वीट ये भी कॉमन वीट है लेकिन इसकी प्रजाति बहुत पुरानी है। तो वो चीज़ यहाँ देखने को मिला कहाँ पे? तो आपको नॉर्थ वेस्टर्न रीजन जो अब पाकिस्तान अफगानिस्तान वाले एरिया में पड़ता है। एक और वीट है एजिलोपस टॉसी, ये साइंटिफिक नेम है। ठीक, ये वीट का एंसेस्ट्रल स्पीसीज है। जब गेहूं हम लोग पहचानना शुरू किए तो उससे पहले गेहूं का ये स्पीसीज है, वो भी उसका नेचुरल हैबिटेशन हमें इस एरिया में मिलता है, मतलब प्राकृतिक रूप से वो इसी एरिया में पाया जाता था नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में। ठीक है, और क्योंकि यहाँ से इंडस रिवर गुजरती है इस एरिया से इंडस रिवर गुजरती है ऐसे, तो फिर इस एरिया में एल्यूवियल डिपॉजिट तो हमें देखने को मिलेगा ही, क्योंकि यहाँ से इंडस रिवर गुजरती है। तो ये सब चीज़ हमें इस एरिया में देखने को मिलता है। उसके बाद इस एरिया के इम्पॉर्टेंट नियोलिथिक साइट्स की अगर बात करें तो उसमें मेहरगढ़ का नाम आता है, जो आप हर जगह पढ़ेंगे।
तो मेहरगढ़ का क्या इम्पोर्टेंट चीज़ था वो हम लोग देख लें। तो मेहरगढ़ के बारे में हम 3 फेज में जानकारी इकट्ठा करते हैं। एक्चुअली ये 7000 बीसी से शुरू हुआ है और ये 3800 बीसी तक अपना एक ट्रेडिशन दिखाता है। तो यहाँ से यहाँ तक को हम 3 भाग में बाँटे हैं और उस काल में क्या-क्या देखने को मिला वो हम लोग अब देखते हैं। तो मेहरगढ़ का पहला पीरियड जो है वो 7000 से लेके 5500 बीसी, दैट इज 700 से लेकर के 5500 बीसी तक देखने को मिलता है। तो फर्स्ट पीरियड में क्या क्या देखने को मिला? फर्स्ट पीरियड में हमें देखने को मिला कि पॉटरी का यूज उस वक्त यहाँ के लोग नहीं करते थे, बार्ली को उपजाते थे मेहरगढ़ में। जब भी पूछे कि 6 रॉ में बार्ली कहाँ मिला है तो वो मेहरगढ़ में मिला है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भेड़ बकरियां और पशुओं को वो पालते थे। अब बात यहाँ ये है कि पॉटरी तो हमें यहाँ नहीं मिली इस पीरियड में, 7000 से लेकर के 5500 के बीच में बात करें तो पॉटरी नहीं मिली, लेकिन यहाँ हमें बार्ली का कल्टीवेशन देखने को मिल रहा है। तो मड हाउस हमें मिला, हमें उस वक्त मड हाउस मिला जो कि 2 गुने 1.8 मीटर के थे। मतलब अगर लंबाई 2 मीटर की थी तो चौड़ाई 1.8 मीटर की थी। ये वाला घर मिला। तो कोई कोई कहता है कि ये घर में एक तरह से स्टोरेज हाउस का भी काम किया, लोग रहते भी होंगे, लेकिन ये 2 मीटर और 1.8 मीटर का घर लोग मानते हैं कि ये स्टोरेज हाउस था और यहीं पे अनाज वो लोग रखते थे। ये सब लोग हिस्टोरियंस का सोचना है, ठीक, क्योंकि पॉटरी इस काल में नहीं मिली। तो ये खासियत है इस काल की, ठीक। लोगों को घरों के बीच में दफनाया जाता था। और टूल्स की बात करें, नियोलिथिक है तो पॉलिश्ड होगा ही, इसमें कोई सोचने की बात नहीं है, ग्राइंड किया हुआ होगा। और वहाँ पे ब्लेड हमें ज़्यादा देखने को मिला है, ठीक। अभी हमने बात की स्टोरेज कंपार्टमेंट की, वो यहाँ देखने को मिला। ऑर्नामेंट की बात करें अगर, तो वहाँ पे आपको सी शेल मिल जाता है, नेकलेस के लिए इसका यूज किया जाता था, हार बनाने के लिए इसका यूज किया जाता था, लाइमस्टोन का यूज किया जाता था। टर्काइज बेड ये ईरान से मंगाया जाता था। उसके बाद लपिस लाजौली ये बदख्शां से मंगाया जाता था। ये सारे चीज़ों का यूज ऑर्नामेंट में किया जा रहा था, ठीक। और लॉन्ग डिस्टेंस इंटरेक्शन हमें देखने को मिलता है। जब हम ये बीड की बात करते हैं, ईरान से लाया गया, लपिस लाजौली की बात करते हैं जो बदख्शान से लाया गया, ये सब बहुत महंगे महंगे आभूषण के लिए मोती थे। तो इससे हमें ये पता चलता है कि लॉन्ग डिस्टेंस, लंबी दूरी तक इंटरेक्शन उस वक्त के लोगों का होता था या होता होगा, ठीक। ये था फर्स्ट पीरियड मेहरगढ़ का। अब हम लोग मेहरगढ़ के सेकेंड पीरियड में अगर चलें तो सेकेंड पीरियड दिखता है हमें 6500 से 4500 बीसी के बीच में। और यहाँ हमें कल्टीवेशन देखने को मिलता है 5000 बीसी में, और मेहरगढ़ में कल्टीवेशन इस वक्त देखने को मिला। ये जनरली लोग जानते हैं और बुक में आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा। अगर नहीं जान रहे हैं तो जान लीजिए कि 5000 बीसी में मेहरगढ़ में हमें कल्टीवेशन देखने को मिलता है, ठीक। तो किस चीज़ की कल्टीवेशन हुई थी? तो सबसे पहले तो याद रखिए कि सबसे पहली कल्टीवेशन किसकी हुई थी? तो बार्ली की हुई थी। लेकिन मेहरगढ़ के सेकेंड पीरियड में हमें कॉटन और ग्रेप्स का कल्टीवेशन देखने को मिलता है 5000 बीसी में, ठीक। इसके साथ साथ टेराकोटा का कुछ मूर्ति मिल जाता है और बर्तन मिल जाता है। तो इससे पहले वाले पीरियड में मेहरगढ़ में बर्तन नहीं था, लेकिन दूसरे पीरियड में जब हम आते हैं तो हमें बर्तन देखने को मिलता है। इस तरीके से चीज़ों को आप लोग याद रखेंगे, जब आप एग्जाम में लिखेंगे तो ये सारी चीज़ें पॉइंट काफ़ी लाभदायक होगा। अब पहले हम जान रहे हैं कि 2 मीटर और 1.8 मीटर का घर हुआ करता था। अब उसका साइज बढ़ा दिया गया, ठीक। अब बड़े घर देखने को मिलते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं मेहरगढ़ में किस तरीके का घर होता था, ठीक। इस तरीके से कंपार्टमेंट बनाया हुआ होता था और लोग शायद ऊपर से सीढ़ी लगा करके जाते थे, और कहीं एक रूम से दूसरे रूम जाने के लिए बीच में आप यहाँ पे होल देख रहे हैं, इस तरीके से लोग जाते थे। तो इसलिए कहा गया कि ये स्टोरेज रूम का भी काम करता होगा और लोगों के रहने के लिए भी इसी तरीके का घर देखने को मिलता है, ठीक। उसके बाद लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड का इस वक्त भी मिलता है। जब पहले ही लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड हो रहा था तो इस वक्त भी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड देखने को मिलेगा।
और फिर मेहरगढ़ के तीसरे पीरियड को अगर हम देखते हैं तो ये 4800 4800 से 3500 बीसी तक आता है। इस वक्त तक मेहरगढ़ में क्या क्या हमें एडवांसमेंट देखने को मिला। तो अब जो पॉटरी मेहरगढ़ में दिख रहा था वो चाक पे बना हुआ था, है होता ना व्हील जो यूज करते हैं बर्तन बनाने के लिए, इस तरीके से। ठीक, ये चाक इस तरीके से व्हील घूमता रहता है, हिंदी में चाक बोलते हैं, और इस पे बर्तन को बनाया जाता है। तो एक काफ़ी सही तरीके से गुड शेप, अच्छे शेप में बर्तन बनता है। तो इस तरीके का पॉटरी हमें थर्ड पीरियड में देखने को मिला था, मतलब काफ़ी एडवांसमेंट आ गया था। और हम जान रहे हैं कि 3500 बीसी तक ये खत्म होता है, इसके बाद हड़प्पा संस्कृति शुरू हो जाती है, जो हम लोग बाद में देखेंगे। तो काफ़ी एडवांसमेंट हमें यहाँ देखने को मिलता है। बर्तन पे फूलों का डिजाइन किया जाता था। बर्तनों पे कभी कभी ह्यूमन का भी चित्रण किया जाता था। इस तरीके का चीज़ हमें पॉटरी में देखने को मिलता है। जो पहले फेज में पॉटरी नहीं दिख रहा था, अब पॉटरी में इतनी सारी चीज़ें हमें देखने को मिल रहा है। ठीक, अब इस लास्ट फेज में हमें कॉपर का ट्रेसेस भी देखने को मिलता है कि लोग कॉपर का भी यूज करना शुरू किए होंगे। तो हमें लगता है कि चालकोलिथिक पीरियड में सिर्फ कॉपर का ही डिफरेंस है नियोलिथिक और चालकोलिथिक के बीच में। तो मेहरगढ़ के थर्ड फेज में हमें कॉपर का भी एविडेंस देखने को मिलता है। भेड़ और बकरी के बोन देखने को मिलते हैं, इससे लगता है कि उसका पालन किया जा रहा होगा। ठीक, मेहरगढ़ का साइट जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ये क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि ये सबसे पुराना एविडेंस देता है नियोलिथिक पीरियड का, सबसे पुराना एविडेंस देता है ये एग्रीकल्चर का, और सबसे पुराना एविडेंस ये डोमेस्टिकेशन का भी देता है। ठीक, किसका? तो बकरी बकरी का और भेड़ बकरी का डोमेस्टिकेशन होता था। गेहूं और बार्ली, ये सब की खेती, जौ और गेहूं कहेंगे, इसकी खेती होती थी। तो ये मेहरगढ़ इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और हम लोगों ने काफ़ी डिटेल से मेहरगढ़ के बारे में पढ़ा। एग्जाम में मेहरगढ़ से क्वेश्चन आता है तो ये आप लोग अच्छे से ध्यान में रखेंगे। ठीक, तो ये फर्स्ट कंबाइंड एविडेंस हमें मेहरगढ़ से ही, पूरे दुनिया में पहली बार अगर कंबाइंड एविडेंस मिला है कि डोमेस्टिकेशन, एग्रीकल्चर, ये सारी चीज़ का, तो ये मेहरगढ़ से ही मिला है। चलिए अब नेक्स्ट साइट पे जाते हैं, नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में ही। हाँ, उसी जिस रीजन में मेहरगढ़ है उसी रीजन में ये है, किली गुल मोहम्मद। इस साइट के बारे में जानते हैं कि यहाँ क्या देखने को मिला है। सबसे पहले तो आप देखेंगे कि घर का स्ट्रक्चर यहाँ पे मेहरगढ़ के स्ट्रक्चर से चेंज मिल रहा है। यहाँ के घर अब इस तरह के होने लगे थे, जैसा आजकल भी देखने को ढेर सारे रीजन में मिलते हैं, और यहाँ पे दरवाजा होता था। ठीक, तो इस तरीके के घर को बोलते हैं वैटल एंड दाव। ठीक, वैटल एंड दाव मड हाउस बोलते हैं। तो ये चीज़ हमें किली गुल मोहम्मद में देखने को मिला। किली गुल मोहम्मद कहाँ है? तो ये केटा वैली में है, जो पाकिस्तान में पड़ता है। यहाँ भी भेड़ बकरी पाले जाते थे। ठीक, और बास्केट वाला पॉटरी यहाँ देखने को हमें मिल जाता है, जिसपे रेड और ब्लैक, लाल और काला कलर का कलर किया हुआ रहता था। ठीक, और ये पॉटरी ज़्यादातर हमें मेहरगढ़ में जिस तरीके का पॉटरी था वैसा देखने को मिलता है। अब हम चलते हैं नियोलिथिक कल्चर इन नॉर्दर्न रीजन। अभी हमने नॉर्थ वेस्टर्न रीजन देखा, अब हम लोग नॉर्दर्न रीजन देखते हैं। और नॉर्दर्न रीजन में जो इम्पोर्टेंट साइट है वो हमें मिलता है कहाँ पे? कश्मीर में। तो कश्मीर में एक दो साइट हैं जो नियोलिथिक कल्चर को बहुत अच्छे तरीके से बताता है। उस साइट को भी हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे, क्योंकि ये सारे इम्पोर्टेंट साइट हैं। तो नॉर्दर्न रीजन में सबसे पहला साइट हम देखेंगे बुर्जहोम। ये बुर्जहोम कहाँ है? तो कश्मीर में है, क्योंकि नियोलिथिक कल्चर नॉर्दर्न रीजन में, उत्तरी क्षेत्र में, कश्मीर में ही देखने को मिलता है। तो बुर्जहोम कहाँ था? कश्मीर में था। यहाँ के भी पीरियड को हम दो तीन पीरियड में बांटे हुए हैं काल को। तो फर्स्ट पीरियड में हमें 4 मीटर गहरा घर दिखता है। ठीक है, इस तरीके का घर दिखता है, मतलब जमीन के अंदर घर होता था, और गहराई 4 मीटर की होती थी। बुर्जहोम कश्मीर में देखने को मिलता है ये सारी चीज़ें। ठीक, उसके बाद घर में जाने के लिए यहाँ भी हम लोग किस चीज़ का यूज किया जा रहा था? तो सीढ़ी का यूज किया जा रहा था। सीढ़ी चढ़ करके लोग घर के अंदर जाएंगे। ठीक, स्टोरेज पिट यहाँ देखने को मिलता है कि इसी तरीके से गड्ढा करके उसमें अनाज को भी रखा जाता होगा। वो सब चीज़ हमें बुर्जहोम में देखने को मिलता है। ठीक, और इसके साथ साथ हमें हंटिंग, शिकार करना, फिशिंग, मछली मारना, और लिमिटेड एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर फुल फ्लेज्ड यहाँ कश्मीर में देखने को नहीं मिलता है। अभी आप समझ रहे होंगे कि कश्मीर का रीजन भी उस वक्त काफ़ी बर्फ़ जैसा होगा, तो लोग ज़मीन के अंदर रहते थे, गर्मी गर्मी के लिए वो अंदर रहते होंगे, और अनाज भी ज़मीन के अंदर रखते थे।
कल्टीवेशन एग्रीकल्चर कम करते थे क्योंकि बर्फ़ है, बर्फ़ के नीचे नदियाँ होती होगी, नदियाँ जम जाती होगी तो फिर फिशिंग बहुत अच्छे तरीके से वहाँ हो जाता होगा। और हंटिंग भी उस एरिया में ढेर सारे डियर आपको स्वैम्प डियर अलग-अलग तरीके के जो हिरन थे वो सब वहाँ मिल जाते होंगे। तो और अलग-अलग तरीके के जंगली जानवर मिल जाते होंगे तो वो सब का शिकार वहाँ पे ज़्यादा होता होगा, फिशिंग ज़्यादा होता होगा लेकिन एग्रीकल्चर कम होता था। ठीक? और ये फर्स्ट पीरियड की बात थी जो अभी हमने डिटेल से डिस्कस किया बुर्ज़होम के बारे में। बुर्ज़होम के जब सेकंड पीरियड में हम लोग चलते हैं जब और एडवांसमेंट आता है तो वहाँ ऑर्नामेंट के लिए एजेट और कार्नेलियन बीट देखने को मिलता है। ये सब महंगे-महंगे मोती थे, इससे पता चलता है कि इसका भी रिलेशन दूर-दूर तक था। ठीक? कोट डीजी फेज का पॉटरी हमें देखने को मिलता है। ये कोट डीजी अभी आपको पाकिस्तान में पड़ता है और वहाँ उस जहाँ उस वहाँ पे जिस तरीके का पॉटरी था वो यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक? और इस पॉटरी पे बुर्ज़होम पे जो पॉटरी था उस पे एक देवी का जिसको कि सींग हुआ करता था, वो इस पे चित्र बना हुआ होता था। और वही चीज़ हमें कोट डीजी के भी बर्तन पे देखने को मिलता है कि एक देवी माँ का फ़ोटो और उसपे उस देवी माँ को एक सींग है, वो देखने को मिलता है। उसके बाद जंगली कुत्ते का हड्डी हमें बुर्ज़होम से देखने को मिलता है। ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आता है कि डॉग के बारे में कि डॉग का जो ब्यूरियल है, डॉग का ब्यूरियल सबसे पहले कहाँ देखने को मिला है? तो ये आपको बुर्ज़होम में देखने को मिला है। मतलब कुत्ते का एविडेंस सबसे पहले हमें बुर्ज़होम में ही देखने को मिला है। ठीक? ये इम्पोर्टेंट चीज़ बुर्ज़होम से बन जाता है। उसके बाद देखिए बार्ली और पी यहाँ भी देखने को मिला, दाल की खेती भी यहाँ होती थी। दलहन-तिलहन सब कुछ दिख जाता था। ठीक? अब हम लोग चलते हैं नॉर्दर्न इंडिया में ही मतलब उत्तरी क्षेत्र में ही अभी हम लोगों ने बुर्ज़होम को देखा। अब हम लोग एक और साइट को देखते हैं, वो है गफ कराल। गफ कराल में भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ था, यहाँ पिट ड्वेलिंग देखने को मिलता है कि लोगों को गड्ढे में दफना दिया जाता था। पिट ड्वेलिंग का मतलब ये हुआ। उसके बाद आपको हॉर्न टूल्स यहाँ देखने को मिलता है, मतलब सींग के जो औजार हैं वो यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ढेर सारे जंगली जानवर होंगे जिसके सींग का ये लोग औजार के रूप में यूज करते होंगे। ठीक? कनेक्शन विथ ईस्ट एशियन नियोलिथिक कल्चर। ठीक? और यहाँ से हमें पता चलता है कि यहाँ के लोगों का कनेक्शन जो है वो आपको यांग शाओ, ये आपको अगर आप चाइना दक्षिणी चाइना की तरफ जाएंगे, जापान वाले एरिया में जाएंगे तो वहाँ पे ये मिलता था, उससे कनेक्शन हमें यहाँ देखने को मिलता है। तो बुर्ज़होम गफक्राल हमने देख लिया। मेहरगढ़ और किली गुल मोहम्मद ये नॉर्थ वेस्टर्न उत्तर पश्चिमी भाग में हमने देखा और उत्तरी भाग में हमने बुर्ज़होम ऑफ गफक्राल को देखा। अब हम लोग चलते हैं विंध्या रीजन में। विंध्या रीजन में बेलन घाटी में हम लोग देखते हैं कि क्या-क्या देखने को मिलता है। वहाँ पे बेलन रिवर अगर हम पहली बार चलें इस रीजन में विंध्या वाले हिल में तो यहाँ पे देखिए क्या दिखता है। तो ये आपको कैमूर हिल यहाँ मिल जाएगा। तो बेलन रिवर में ये पेन काम नहीं कर रहा। ठीक है। तो बेलन रिवर में हमें यहाँ पे कैमूर की पहाड़ी है, वहाँ पे नियोलिथिक कल्चर देखने को मिला। क्या इम्पोर्टेंट था वो सब, ये सब मिलता जुलता चीज़ था कि आपको नियोलिथिक टूल्स हाई पॉलिश्ड मिलेंगे, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स मिलेगा। जब भी नियोलिथिक की बात आए तो ये दो चीज़ देखिएगा, एग्रीकल्चर शुरू हो गया था, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स शुरू हो गया था, सेडेंट्री और सेमी सेडेंट्री लाइफ शुरू हो गई थी और हंटिंग लोग जारी किए हुए थे। ये 5-6 चीज़ें नियोलिथिक कल्चर में हर जगह देखने को मिलेगा। जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी कि कुत्ते का हड्डी कहाँ मिला, बुर्ज़होम में मिला, बार्ली और व्हीट की खेती हमें मेहरगढ़ में देखने को मिलती है। वो सारी चीज़ें हम लोगों ने पहले देख लिया। अब बेलन रिवर के साइड में हम बस ये जानते हैं कि कैमूर की जो पहाड़ी है बेलन रिवर में, वहाँ हमें देखने को मिला क्या, नियोलिथिक कल्चर। ठीक है? ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर टोन बहती है यहाँ पे, जो कि ट्रिब्यूटरी है किसका, तो गंगा का, और प्रयागराज में आकर के वो मिल जाती है। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे देखने को मिलती है। ठीक? ठीक? रिच एनवायरनमेंट है, नदी है, पहाड़ियाँ हैं, तो यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा ही रिच होगा।
तो वो यहाँ देखने को मिलता है। फूड गैदरिंग और फूड प्रोडक्शन दोनों देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जंगल हैं तो शिकार भी मिलेगी, लोग भटक भटक करके भी भोजन इकट्ठा करेंगे और प्रोडक्शन भी करेंगे, वो सब चीज़ यहाँ दिख जाएगा। गंगा घाटी अगर चलते हैं, गंगा वैली, तो वहाँ पे आपको कुछ साइट हैं, ये बस याद रख लीजिए, बाकी नियोलिथिक कल्चर का सिमिलरिटी ही हर जगह सेम है, तो वो आप लिख सकते हैं। तो गंगा वैली में एक साइट कौन कौन सा है, तो सोपानी मांडो है, कोल्डिहवा है और महागारा है। ये 3 साइट इंपॉर्टेंट हैं जो आप लोग ध्यान में रखेंगे। यहाँ पे वटल एंड दाओब हाउस, वही जो झोपड़ी वाली घर होती थी, वो देखने को मिलता है। उसके बाद पोस्ट होल्स देखने को मिलता है, हो सकता है इकट्ठा किया जाता होगा सामान ज़मीन में होल करके। उसके बाद माइक्रोलिथ टूल देखने को मिलता है, नियोलिथिक पीरियड है तो छोटे छोटे टूल देखने को मिलेंगे ही। अंडर फायर्ड हैंडमेड सेरेमिक देखने को मिलता है, कि पॉटरी को जो है आग में जला करके पक्की पॉटरी बनाया, मतलब पक्का बर्तन बनाया जाता था, वो भी देखने को मिलेगा ही। कोल्ड इम्प्रेस्ड वेयर देखने को मिलेगा, कि अगर कोई बर्तन बनाया गया तो उस बर्तन पे इस तरीके का निशान दिया गया, आप देखते होंगे, तो इस तरीके का भी बर्तन यहाँ देखने को मिला गंगा वैली में, गंगा घाटी में। और जान रहे हैं कि गंगा घाटी है तो एल्यूवियल सॉइल होगा, तो बर्तन बहुत अच्छा बनेगा और उस बर्तन को आग में पका करके ठोस किया ही जाएगा। ठीक। महागारा जो साइट है गंगा घाटी में, वहाँ आपको राइस का कल्टीवेशन देखने को मिलता है। ठीक, यही सब सिमिलरिटी है। अब हम चलते हैं मिड ईस्टर्न गंगा वैली रीजन। कहाँ? मिड ईस्टर्न। अब आप लोग कंफ्यूज हो गए होंगे कि किस किस एरिया में हम लोग जा रहे हैं, तो अगर एक मैप तुरंत में हम बना लें छोटा सा, तो ये अगर मैप है इंडिया का, ठीक है, ये अगर इंडिया का मैप है, ठीक है, तो ये अगर मैप है तो अभी हमने यहाँ पे हम लोग किस किस एरिया को देख चुके हैं। नॉर्थ वेस्टर्न एरिया को देखे, यहाँ पे हमें क्या मिल गया, तो मेहरगढ़ मिल गया और किली गुल मोहम्मद मिल गया। नॉर्दर्न एरिया में जब हम गए तो यहाँ हमें मिल गया गफक्राल मिल गया और बुर्ज होम मिल गया। उसके बाद हम लोग विंध्य रीजन में आए, यहाँ पे हम लोगों ने गंगा घाटी भी देखा और कैमूर की पहाड़ी मिलती है, वहाँ का क्या नियोलिथिक कल्चर था वो हम लोगों ने देखा। अब हम लोग चलते हैं मिड ईस्टर्न गंगा वैली, मतलब ये एरिया चलते हैं मिड ईस्टर्न गंगा का बीच बीच वाला हिस्सा, जहाँ की जो कि बिहार में ये चीज़ ज़्यादा देखने को मिला। या उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे नॉर्थ ईस्टर्न की बात आएगी, तो हम लोग यहाँ पे असम की बात कर लेंगे। और यहाँ पे मिड ईस्टर्न गंगा वैली में हम लोग देख लेंगे बिहार को। फिर आएगा सेंट्रल ईस्टर्न रीजन, हम लोग देख लेंगे उड़ीसा वाले एरिया को। और फिर आएगा साउदर्न इंडियन रीजन, जहाँ पे हम लोग देख लेंगे तमिलनाडु कर्नाटका को। ठीक, इतना आप लोग समझ गए होंगे। तो ये सारे एरिया में नियोलिथिक कल्चर देखने को मिलता था। ठीक है, तो अब हम लोग देख लेते हैं एक बार कि ये गंगा के बीच वाले हिस्से में मिड ईस्टर्न गंगा वैली रीजन में, गंगा घाटी में, वहाँ पे क्या क्या था। तो हम लोग अब आते हैं बिहार। इस रीजन में बिहार एक इम्पॉर्टेंट साइट है, और बिहार में भी एक इम्पॉर्टेंट साइट जो नवपाषाण संस्कृति को दिखाती है, वो आपको है चिरांद। चिरांद बिहार के सारण डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। उसके बाद एक चेचर है और एक सेनवार जो कि सासाराम में पड़ता है, और तारादीप। 1 2 3 4, ये 4 साइट हैं जो बिहार में हैं, जो नवपाषाण युग को दिखाते हैं। तो चिरांद में हमें क्या मिला, तो मिट्टी के छत मिले घर पे। उसके बाद मिट्टी के पॉटरी मिले, छोटे छोटे पत्थर के औजार मिले जो कि काफ़ी पॉलिश्ड किए हुए थे, और इसी पॉलिश में हमें स्टोन पत्थर के कुल्हाड़ी मिला। उसके बाद टेराकोटा मतलब मिट्टी के बने हुए लोग के मूर्ति मिले हैं, वो सब यहाँ मिला, जो कि ऑब्वियसली नवपाषाण संस्कृति में हर जगह देखने को मिलता है। ठीक। उसके बाद सर्कुलर और सेमी सर्कुलर घर यहाँ देखने को मिला है। ठीक, गोल घर होते थे या अर्ध चांद के स्ट्रक्चर के घर होते थे, या फिर गोल होते थे। ठीक, इस तरीके के। उसके बाद परहैप्स डबल क्रॉपिंग, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो चिरांद में है, वो डबल क्रॉपिंग पैटर्न चिरांद में शायद देखने को मिलता था, ऐसा मानते हैं कि एक ही सीजन में दो दो क्रॉप उगाया जा रहा था। कुछ इंपॉर्टेंट क्रॉप है चिरांद में, वो है वीट, गेहूं होगा ही, नियोलिथिक पीरियड का ये इम्पॉर्टेंट रहा था कल्टीवेशन। उसके बाद बिहार वाला रीजन है, तो खेती यहाँ पे होगी बारिश वाली, तो राइस चावल की खेती बिहार में देखने को मिलता है, मूंग देखने को मिलता है, और भी लेंटिल्स जो भी हैं वो सब, हमें दाल सब देखने को मिलता है। ठीक, चलिए उसके बाद अब हम लोग चलते हैं सेंट्रल ईस्टर्न रीजन। सेंट्रल ईस्टर्न रीजन मतलब अभी हमने बात किया था कहाँ का,
तो ये जो उड़ीसा वाला रीजन है, उड़ीसा वाला रीजन वो है सेंट्रल ईस्टर्न रीजन। तो यहाँ पे एक ही साइट है जो इम्पोर्टेंट है, बीरभूम। और बीरभूम में भी वही चीज़ दिखेगा, नियोलिथिक कल्चर में कल्टीवेशन दिखेगा, पास्टरलिज्म दिखेगा, सेडेंट्री सेमी सेडेंट्री लाइफ देखने को मिलेगा, माइक्रोलिथ टूल्स देखने को मिलेंगे, है ना, राइस की कल्टीवेशन देखने को मिलेगा, शीप गॉट पाला जाता था वो देखने को मिलेगा। जो चीज़ नॉर्मल है वो यहाँ पे सब कुछ देखने को मिला। बस याद रखना है कि उड़ीसा वाले रीजन में कौन सा साइट है, तो बीरभूम एक साइट है। चलिए उसके बाद अब हम लोग चलते हैं आगे, क्या है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में, मतलब असम वाले रीजन में हमें क्या देखने को मिलता है। तो यहाँ पे नॉर्थ चाचर एरिया है, जो कि गारो और नागा हिल, ये दो हिल है। ये हिल जो है यहाँ के ट्राइब, मतलब यहाँ के जो लोग हैं उसके नाम पे रखा गया है। इस एरिया में हमें नियोलिथिक कल्चर देखने को मिलते हैं। काफ़ी बारिश होती है इस एरिया में, तो यहाँ पे आप समझ रहे होंगे किस तरीके का संस्कृति डेवलप हुआ होगा। आप नॉर्मली पुराने संस्कृति नियोलिथिक पीरियड में हम लोगों ने जो जो पढ़ा वो यहाँ से आप लोग जोड़ सकते हैं। इंपॉर्टेंट रीजन की बात करें तो मारा कोंडला, दाओजाली, हांडिंग और सरुत्रो, जो इस रीजन के स्टूडेंट हैं वो ये सब ध्यान में रखेंगे। एग्जाम्पल में काफ़ी सही है, ठीक। उसके बाद प्रेजेंस ऑफ एस्ट्रो एशियाटिक लैंग्वेज टुडे, आज भी यहाँ पे एस्ट्रो एशियाटिक लैंग्वेज देखने को मिलता है। और अभी भी यहाँ पे कल्चरल एफिनिटीज़ वो हमें साउथ ईस्ट एशिया जैसा ही देखने को मिलता है, जो हमें म्यांमार में देखने को मिलता है, इंडोनेशिया सब में, ठीक है, जापान के नीचे वाले एरिया में, वो सब कल्चर यहाँ हमें देखने को मिल जाता है। अब हम लोग चलते हैं एक इम्पॉर्टेंट साउथ इंडिया चलते हैं कि साउथ इंडिया में क्या क्या हुआ। साउथ इंडिया में हर जगह, अभी पिछले वाले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि साउथ इंडिया वो ऐसा जगह है जहाँ पर कि मेसोलिथिक कल्चर आया नहीं, डायरेक्ट नियोलिथिक कल्चर आ गया था। तो यहाँ का नियोलिथिक कल्चर काफ़ी एडवांस होगा। तो 200 नियोलिथिक साइट हमें साउथ इंडिया से देखने को मिला है, ठीक। कर्नाटका में इंपॉर्टेंट नियोलिथिक साइट हैं, वो है संगनकल्लू, याद रखेंगे, कोडेकल, बोडीहल, टेक्लाकोटा, ब्रह्मगिरी, मास्की, टी नरसीपुर, पिकलीहल, वटकाल और हल्लोड, ये सब इंपॉर्टेंट साइट हैं। आंध्र प्रदेश में आपको उतनूर है, पलवॉय है, नागार्जुन कोंडा है, रामपुरम है, वीरपुरम है। तमिलनाडु में पय्यमपल्ली है। ये सब साइट आप हर स्टेट से कम से कम 3 याद रखेंगे एग्जाम में। इसका अगर आप एग्जाम्पल देते हैं तो अच्छा मार्क्स ये लेकर के आता है, ठीक। उसके बाद बात करें तो कैटल डंग केक यहाँ देखने को मिला, कि वो गोईठा जो होता है गाय के गोबर का बना हुआ, वो यहाँ देखने को मिला। क्योंकि यहाँ कैटल डंग था और उसे जलाया जाता था, तो भारी मात्रा में एस माउंट देखने को मिला। एस माउंट मतलब पूरी मिट्टी जो है वो राख से भरी हुई है। बहुत इधर तक इस एस माउंट को लेकर के अलग अलग स्टोरी था। स्टोरी ये था, बहुत लोग बोलते थे कि यहाँ पे आग लगी थी, बहुत लोग बोलते थे कि सती प्रथा की वजह से इस जगह पे आकर के औरतों को जलाया जाता होगा, तो इसलिए यहाँ इतनी राखें हैं। लेकिन जब हिस्टोरियन ने इस पे रिसर्च किया तो पता चला कि नियोलिथिक साइट के टाइम का ही एस माउंट है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में आपको डंग केक को जलाया गया था और उसी का ऐश यहाँ देखने को मिलता है। एक और चीज़ है कि इस एरिया में वॉल्केनिक एरप्शन भी काफ़ी हुआ था, तो बहुत स्टूडेंट ये भी मानते हैं कि वॉल्केनो की वजह से भी एस माउंट यहाँ देखने को मिलता है, ठीक। तो जो भी स्टोरी हो, लेकिन इसे नियोलिथिक कल्चर से रिलेट किया गया है, ठीक। तो एस माउंट हमें कोडेकल, कुपगल और बूढ़ीहल, ये सारे एरिया से देखने को मिलता है, ठीक। क्या एस माउंट है मतलब कैटल डंग होगा, कैटल डंग होगा मतलब यहाँ पे पशुपालन अच्छे से होता होगा, ठीक। बूढ़ीहल एक इम्पॉर्टेंट साइट है, इसको अगर ध्यान में रखना चाहे तो आप रखिए। बूढ़ीहल कहाँ है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बूढ़ीहल आपको मिलेगा आंध्र प्रदेश में, सॉरी कर्नाटका में मिलेगा आपको बूढ़ीहल। बूढ़ीहल में क्या मिलता है, तो चाइल्ड ब्यूरियल, ठीक, चाइल्ड ब्यूरियल देखने को मिलता है कर्नाटका के बूढ़ीहल साइट से, कि यहाँ बच्चे को दफनाया गया था, उसका सबूत यहाँ हमें देखने को मिलता है, ठीक। तो ये था पूरे के पूरे नियोलिथिक कल्चर जो हमारे इंडिया में अलग अलग जगहों पे था, हम लोगों ने देखा। और इस तरीके से हम लोगों का यूनिट 4 अब पूरी तरीके से ख़त्म हो गया है। अब जो यूनिट आएगा वो आएगा यूनिट 5, और यूनिट 5 में हम लोग देख लेंगे क्या, यूनिट 5 में हम लोग हड़प्पा कल्चर को देखेंगे। किसे देखेंगे, हड़प्पा कल्चर को। तब तक के लिए आप लोग इसे अच्छे से देखिए, कहीं डाउट होता है तो आप कमेंट करके आराम से पूछ सकते हैं। धन्यवाद।